साथियों नमस्कार। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दूं कि आज आरपीएससी ने डिक्लेयर किया है कि हमें पुलिस उप निरीक्षक के 1000 से अधिक पदों की अभ्यर्थना मिल गई है। साथियों, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड टीचर, पियोन, पटवारी, ग्राम सेवक, न जाने कितनी वैकेंसियां आपके सामने हैं। मौके आपको बहुत मिल रहे हैं, इन मौकों का आप लाभ उठाइए। मैं यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो निश्चित रूप से आएंगे। मेरे वीडियो जिन लोगों ने देखे 1st ग्रेड में, वो मेरे जो संपर्क में हैं उन्होंने 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर क्लियर कर लिया और आप भी इनको देखते रहें। काफी गहराई वाले क्वेश्चन हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। आपकी ये पटवारी में हर प्रकार के आरपीएससी के जो एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट हम जानते हैं 1973 से भारत में चल रहा है। राजस्थान के भी कुछ अभ्यारण्य इसमें शामिल किए गए हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। लेकिन नया कौन सा जुड़ा है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। करंट का प्रश्न है ये, वो है 58वां टाइगर प्रोजेक्ट है माधव नेशनल पार्क। कौन सा? माधव नेशनल पार्क। और ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। और हमें ये भली भांति पता है पहले से ही कि भारत का जो टाइगर स्टेट है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और टाइगर मैन है वो है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जोधपुर राजस्थान के निवासी थे, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को मैं यहां से मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया। फिर है नया राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा है? ये ओडिशा में खुला है सर, इसका नाम है सिमलीपाल। क्या नाम है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का ये 107वां है, याद रखें संख्या। अभी तक भारत में 107 ही राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इसको जून मई महीने में इसको वो परमिशन मिली है। और ये मयूरभंज जिला है एक, उड़ीसा का मयूरभंज और उड़ीसा में स्थित है। आपके अन्य नॉलेज के लिए मैं बताता हूं कि मयूरभंज, क्योंझर और एक कालाहांडी, ये इतने मतलब गरीब जिले हैं कि ये भूखमरी के लिए चर्चित हैं। यानी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट को तो भारत का सोमालिया तक की संज्ञा दी गई है। सोमालिया की तरह यहाँ भूखमरी है। नया राष्ट्रीय उद्यान वहां क्लियर हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दंत क्षय। साथियों, ये 10th की विज्ञान का क्वेश्चन है। थोड़े दिन पहले आरपीएससी ने एक एग्जाम में भी पूछा था कि कितने पीएच से कम पीएच होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। तो इसका जवाब है साथियों 5.5 पीएच से कम होने पर दंत क्षय शुरू हो जाता है। कितना पीएच है? 5.5। 5.5 से ज्यादा रहता है मुंह का पीएच तब तो दांत नहीं गिरेंगे, लेकिन 5.5 से नीचे आता है तो इसमें बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं अम्लीय माध्यम में। और इनको दूर करने के लिए यदि सामान्य बीमारी है तो टूथपेस्ट काफी है। टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय। हम जानते हैं विज्ञान की एक क्रिया है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, न दांतों के लिए नुकसानदायक है। तो ये हो गया दंत क्षय कितने पीएच पर? 5.5 पीएच से कम होने पर, क्योंकि अम्लता और बढ़ती जाती है 7 से जो हम नीचे बढ़ेंगे तो। फिर आता है पंचायत उन्नति सूचकांक। ये पहला ही जारी हुआ है, यानी 2025 में पहला सूचकांक जारी हुआ है। और इसका फर्स्ट राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। ये एकदम करंट का प्रश्न है। आगामी प्रश्न भी करंट का है। यूनेस्को का मेमोरी रजिस्टर, इसमें भारत की 2 पुस्तकें इस वर्ष शामिल की गई हैं। वो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। साथियों, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भारत मुनि। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना, आप लिखते जाइए। बैसरन घाटी कहाँ है? ये पहलगाम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में पड़ती है।
और 26 पर्यटकों को मारने की वजह से ये चर्चा में रही है। 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या, और ये स्थान है कश्मीर की घाटी है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये मार्च में जो भूकंप आया था म्यांमार में 7.7 तीव्रता का था, उस भूकंप से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कुछ मानवीय सहायता भेजी थी। उस सहायता कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, यानी म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए। भारत का कार्यक्रम, यह क्लियर हो गया। ऑपरेशन ब्रह्मा, यानी म्यांमार का पुराना नाम ब्रह्मा था, इसलिए इसका ऑपरेशन का नाम दे दिया ऑपरेशन ब्रह्मा। फिर आगामी प्रश्न है सिंधु जल समझौता। ये बहुत चर्चा में रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी छोटा सा युद्ध हुआ था उसमें भी ये चर्चा में रहा। ये 1960 का है। कब का है? 1960 का। इस समझौते की दो बातें हैं कि सिंधु नदी का जो पूर्व क्रम है, सिंधु नदी का पूर्व क्रम जो भारत की ओर है वो 100% भारत के पास रहेगा। यानी पूर्व क्रम की जो नदियां हैं उनका पानी 100% भारत को मिलेगा, और जो सिंधु की पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु की पश्चिमी नदियां हैं, उनका 80% पानी किसको मिलना था? पाकिस्तान को, और शेष 20% भारत को। यानी सिंधु जो क्रम है नदियों का, उनको दो इसमें विभाजन थे कि पूर्व क्रम जो सिंधु नदी का है, पूर्व दिशा की ओर वाली नदियां वो भारत के पास रहेंगी, और जो पश्चिम की ओर बहकर के पाकिस्तान जाते हैं उनका 80% हिस्सा पानी का पाकिस्तान को मिलेगा। 1960 से यह समझौता चला आ रहा है। इसको हमारी सरकार ने अब रद्द कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री का एक आदर्श वाक्य है कि ये जो पानी है, पानी और खून, ये दोनों एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए हम पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं और इस समझौते को रद्द करते हैं। और इस समझौते का रद्द होने का डायरेक्ट लाभ साथियों राजस्थान को मिलेगा, क्योंकि नहरों के द्वारा इंदिरा गांधी नहर में यह पानी छोड़ा जा सकता है और इससे राजस्थान में पानी की कभी कमी नहीं आएगी। और एक आगामी और प्रश्न है कि जो यमुना जल समझौता है उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है? यमुना जल समझौता ये राजस्थान सरकार ने भी लागू कर दिया। वैसे ये 1994 में भैरव सिंह की सरकार ने किया था और बाद में इसका रिपीटेशन कर दिया 2024 में भजनलाल सरकार ने। इस समझौते में अपने जो शेखावाटी के 3 जिले हैं, शेखावाटी के तीनों जिलों को पेयजल मिलेगा केवल। साथियों ये सिंचाई का नहीं है, केवल पेयजल मिलेगा इससे। और ये हथिनी कुंड से आएगा। कहां से आएगा ये पानी? हरियाणा का ये जो बैराज है जिसको हम बांध कह सकते हैं उसका नाम है हथिनी कुंड। उससे यमुना का जो पानी है ये राजस्थान आएगा। आप इसको अच्छी तरीके से लिख लें। फिर आगामी प्रश्न में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, यानी जो भविष्य का ईंधन है वो साथियों हाइड्रोजन है। और विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन रोटरडम में हुआ है। कहां हुआ है ये? रोटरडम नीदरलैंड में। और नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है। तो भारत आने वाली जो सेकंड नंबर की यूरोपीय जाति थी, जैसे फर्स्ट तो थे पुर्तगाली और जो सेकंड थे डच, DUTCH डच, यानी हॉलैंड का जो नागरिक है उसको क्या कहा जाता है साथियों? डच, DUTCH। वो डच लोग जो थे वो हॉलैंड से भारत आए थे। तो वही देश हॉलैंड या नीदरलैंड जिसका आधुनिक नाम है, वहां विश्व का पहला हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है। भारत में कई शहरों में, दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है हाइड्रोजन बसों की, क्योंकि इसका प्रदूषण बहुत कम होता है और ऊष्मीयमान सब ईंधनों में सबसे ज्यादा, यानी 8000 किलो कैलोरी इससे एनर्जी पैदा होती है। तो ये भविष्य का जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। फिर साथियों अभी एक विश्व का सम्मेलन हुआ है, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहां हुआ है?
रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का एक शहर है, और यहां 17वां सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है? 17वां। ब्रिक्स जो देश थे उनमें पहला था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों ने मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना की थी। अब ब्रिक्स का साथियों विस्तार हो गया है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में यह ब्रिक्स सम्मेलन बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ये जो 17वां सम्मेलन हुआ इसका, इस सम्मेलन की संख्या क्या थी? 17वीं। और यहां भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत एक टेक्निकल बिंदु पर जोर दिया है, वो है ग्लोबल दक्षिण। क्या नाम है उसका? ग्लोबल दक्षिण। यानी साउथ के बगैर, भारत साउथ में आता है, यानी दक्षिण गोलार्ध के जो देश हैं, जो विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से पक्ष उठाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की चर्चा के बगैर यह सम्मेलन अधूरा रहेगा। ग्लोबल साउथ की मजबूती यदि होगी तभी वास्तव में इन जो संगठन है ब्रिक्स जैसे, शार्क जैसे इन सम्मेलनों की सार्थकता होगी। तो साथियों, ग्लोबल साउथ का जो उनका मुद्दा है उस सम्मेलन ने स्वीकार किया है। तो यह ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। और रियो डी जेनेरियो की एक और विशेषता मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यहाँ कि विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी प्रथम विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और उसका स्थान भी यही रियो डी जेनेरियो रहा था। रियो डी जेनेरियो साथियों चौड़ी सड़कों का एक शहर है, जिसकी तुलना हम अपने जयपुर से भी कर सकते हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन के बाद हम चर्चा करते हैं ग्लोबल साउथ का, मैंने आपको बता दिया। फिर एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यह उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है। किस देश का? राज्य का, उड़ीसा का। ये पहले उड़ीसा ऐसा स्टेट था जिसमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम था ये जो भितरकनिका वाला है। और फिर एक आता है गहीरमाठा सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। और यहां की जो एक विशेष मतलब स्थिति है वो ये है कि यहाँ एक समुद्री कच्छों की एक विशेष प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है, यानी पूरे इंडिया में वो कहीं नहीं मिलती, उस प्रजाति का नाम है ओलिव रिडले। कौन से कछुए? ओलिव रिडले कछुए यहां मिलते हैं। ओलिव रिडले कछुए, यह इस अभ्यारण्य की एक अनोखी विशेषता है। जैसे सीता माता अभ्यारण्य की है कि यहाँ उड़न की गिलहरियां पाई जाती है, वैसे ही इस गहीरमाठा सेंचुरी की है जो उड़ीसा में है। फिर आगामी क्वेश्चन है कि ऐसा राज्य जिसमें 10 राज्यसभा की सीटें राजस्थान की तरह, वो भी उड़ीसा है। यानी 10-10 राज्यसभा सीटें किन राज्यों में है? वो है उड़ीसा और दूसरा है राजस्थान। ये दोनों राज्य समानता रखते हैं, लोकसभा की सीटें समान नहीं है। उड़ीसा में 21 सीटें लोकसभा की और इसकी राजस्थान में 25 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा की सीटें दोनों राज्यों में समान है, 10-10 हैं। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना साथियों, तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे अभी पीछे थोड़े दिन पहले, उन्होंने एक विवादास्पद कार्य किया और उन्होंने बम्बईवाद या कई मुद्दों को वापस चर्चा में लाके छोड़ दिया। वहां के राज्यपाल ने एक पार्टी विशेष के पक्ष में जाकर के वहां की चुनी हुई सरकार के जो 10 पारित विधेयक थे उनको न उन्होंने स्वीकृति दी, न उनको अस्वीकृत किया, न पुनर्विचार के लिए लौटाया। यानी अपना जो एक राज्यपाल का एक अधिकार है वीटो पावर, यानी पॉकेट वीटो, उस पॉकेट वीटो का उन्होंने दुरुपयोग किया और 10 के 10 विधेयक जो हैं उनको इन्होंने लंबे समय तक रोक दिया। 10 विधेयक रोके और बाद में वहां के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2025 में उनको क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राज्यपाल की पॉकेट वीटो की शक्ति है वो वास्तव में उनको नहीं मिली हुई है, उनको पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। यदि नहीं लौटाएंगे और उसका भी कुछ समय है तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए साथियों ये 10 विधेयक पारित कर दिए। ये एक अनोखा मामला है भारत के अब तक के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत
ये विधेयक पारित किए। यानी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, या केंद्र का है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। और इन्होंने इनको न तो लौटाया, अपने पास रख लिया था, अनिश्चित समय से रख रखा था। तो वहां की सरकार के अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने, राज्यपाल के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक भूमिका निभाते हुए अनुच्छेद 142 के तहत इन 10 विधेयकों को पारित कर दिया, और ये 10 के 10 विधेयक अधिनियम बन गए। तो इससे साथियों ये लगता है कि राज्यपाल का जो पद है, ये भारत में कुछ राज्यपाल अब तक ऐसे आए हैं जो समय समय पर इस पद को विवादास्पद बनाते जा रहे हैं। हालांकि एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक प्रमुख का पद है, लेकिन कुछ राज्यपाल ऐसे होते हैं जो अपने संवैधानिक गरिमा को भूलते हुए और एक पार्टी एजेंट की तरह काम करने लग जाते हैं, जिसके समय समय पर हमने उदाहरण देखे हैं। आगामी जो अपना प्रश्न है वो है राज्यसभा की मनोनीत, अभी आज इनको मनोनीत किया है, इनमें है उज्ज्वल निकम। क्या नाम है इनका? उज्ज्वल निकम। ये प्रसिद्ध लॉयर हैं, यानी प्रसिद्ध वकील हैं, प्रसिद्ध एडवोकेट, जिन्होंने मुंबई जो बम कांड था उसका केस लड़ा। उग्रवादियों ने इन पर हमला किया, इनके दोनों पैर काट दिए थे, फिर भी इन्होंने भारतीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए ये मुकदमे लड़े थे और अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास किया। आज के दिन भारत सरकार ने इनको, यानी भारत के राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा में मनोनीत किया है। राज्यसभा में मनोनीत सांसद, जो 12 सांसद मनोनीत होते हैं, उनमें एक नाम आ गया उज्ज्वल निकम। ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। फिर आता है साथियों राजस्थान की जो नई रेल लाइन है, ये कहां से कहां डाली जाएगी? तो ये साथियों मेड़ता से पुष्कर, कहां होगी? मेड़ता से पुष्कर। फिर आगामी एक प्रश्न है, ये आजकल चर्चा में भी रह रहा है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। यानी पंचायती राज संस्थाओं में, यानी सरपंच के खिलाफ अपने, और ये जो प्रधान है या नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर निगम और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसके पास रखा जाता है? कौन मतदान की तिथि तय करता है? तो साथियों अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों के द्वारा कलेक्टर के समक्ष रखा जाता है। कलेक्टर उस पर मतदान की तिथि तय करते हैं। मतदान नगर पालिका भवन में या नगर परिषद के भवन में ही होता है, लेकिन मतदान की तिथि कौन रखता है, तय करता है? वो है कलेक्टर। जिला कलेक्टर के द्वारा मतदान तिथि तय करना। और यदि 3/4, ये नया प्रावधान है 2-3 सालों से, 3/4 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं, तो वो जो भी सभापति अध्यक्ष है वो हटा हुआ माना जाता है। फिर आगामी प्रश्न है राजस्थान की वन नीतियां। तो साथियों राजस्थान में अभी तक 2 ही वन नीतियां बनी है। एक तो बनी थी फरवरी 2010 में, और बाद में बन गई 2023 में। अभी जो 2023 की वन नीति है उसका टारगेट पूछा जा सकता है कि क्या टारगेट है? तो वनों का टारगेट है राजस्थान में वन क्षेत्र कितना करना? 20%। कितना क्रिएट किया जाएगा? 20%। जबकि भारत की जो वन नीति है 1988 की पहली वन नीति बनी थी 1952 में, बाद में 1988 में जो बनी वो ये कहती है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से में वन होने चाहिए, जबकि राजस्थान में अभी वर्तमान में 9.5% वन है। और इस नीति का टारगेट है कि इन वनों को 9.5 से बढ़ा करके कितना किया जाएगा? 20%। तो ये 2 वन नीतियां होगी, पहली होगी फरवरी 2010 में और दूसरी होगी 2023 में। फिर एक प्रश्न है बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना। ये राजस्थान सरकार की साथियों, इसकी 2-3 चीजें आप याद रखें। यानी अंबेडकर के जन्मदिन से यह योजना शुरू की गई है। तो शुरू तिथि है इसकी 25 अप्रैल 2025, और केवल एससी बहुल गांव में और एससी के उन गांवों को चुना जाएगा जहां कम से कम शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या
50% से अधिक है। SC के 50% से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में यह शुरू होगी। गांव में आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी, आधारभूत सुविधा का विकास होगा। और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया है साथियों? वो है 250 करोड़। ये शहरों में नहीं है और पूरे गांव में भी नहीं है, केवल उन्हीं गांवों में जहां 50% से अबोव आबादी शेड्यूल कास्ट की रहती है, वहां परिवहन, संचार, पेयजल, वन, ये जो पार्किंग वगैरह इस प्रकार की जो सुविधाएं सड़क हैं वो विकसित की जाएंगी। फिर एक चर्चित पुस्तक है जो अभी एक तो एग्जाम में आई भी है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। यह पुस्तक किसकी है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और एक है पावर ऑफ रूपी, पावर ऑफ रूपी। ये दोनों पुस्तकें साथियों B.R. अम्बेडकर की हैं। किन की है? B.R. अम्बेडकर की हैं। अम्बेडकर महोदय ने 60 पुस्तकों का लेखन किया था, हर विषय पर भी लगभग इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। फिर एक जो शुभंकर है गज सिंह, ये किसका शुभंकर है? खेलो इंडिया यूथ गेम का, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर, ये है गज सिंह। फिर आगामी क्वेश्चन है पूनम गुप्ता कौन है? तो ये RBI की डिप्टी गवर्नर है। RBI के गवर्नर अपने बीकानेर के निवासी हैं संजय मल्होत्रा, और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। तो चारों में एक पूनम गुप्ता है, महिला है, RBI की नई डिप्टी गवर्नर। फिर आगामी क्वेश्चन है विधि आयोग के अध्यक्ष, अभी बनाया 2025 में भारत सरकार ने 23वां विधि आयोग, इसके अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी ये राजस्थान में हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, इसलिए राजस्थान से भी डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आता है साथियों के कस्तूरीरंगन, इनका हाल ही निधन हुआ है, यानी डेथ हुई है। इसरो के पूर्व चेयरमैन है, अंतरिक्ष, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और मैन इनका जो अभी जो रहा है नया, वो है नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष। ये जो 2020 की शिक्षा नीति है भारत सरकार ने अभी बनाई है, कुछ राज्यों ने इसको, कुछ हिस्से इसके अपना लिए हैं। इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन, महान वैज्ञानिक, इसरो के पूर्व चेयरमैन। और एक इनकी एक और विशेषता वो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। फिर आता है कि राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है उसने अपने स्तर पर अलग वेटलैंड कितने बनाए हैं? वैसे तो राजस्थान में वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के तहत तो शाम्बर है, केवलादेव गाना है, एक मैनार झील है अभी जिसको नया बनाया है। लेकिन राजस्थान सरकार के वन विभाग ने अपने स्तर पर जो बना रखे हैं वो है कितने हैं? 44 वेटलैंड्स हैं। और इनमें सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा 12 वेटलैंड्स, ये 12 में है साथियों। कहाँ है? कौन से जिले में? 12 डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इजी याद रहेगा, 12 इस प्रकार आप याद रखें। मतलब 44 में से 12 तो अकेले 12 में है। फिर एक नई योजना है राजस्थान सरकार की, पंच गौरव। पंच गौरव में क्या है? एक उपज है, एक उत्पाद है, एक पर्यटन स्थल है और एक वृक्ष प्रजाति है और एक है किसी जिले का खेल। इसमें एक तो है खेल, जैसे अजमेर का खेल हॉकी है, और एक है उपज, ये कृषि उपज हो गई, और एक हो गया उत्पाद। इसमें उत्पाद कैसे? जैसे किसी जिले का ग्रेनाइट उत्पाद है, किसी जिले का हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है, तो वो उत्पाद है। उपज अलग हो गई, उत्पाद हो गया, और एक हो गई वृक्ष प्रजाति। क्या हो गई? वृक्ष प्रजाति। और 5वां इसमें क्या हो गया? पर्यटन स्थल।
ये 5 बिंदु है: खेल, कृषि, उपज, उत्पाद, वृक्ष प्रजाति और पर्यटन स्थल। इनको मिलाकर के राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है, उसका नाम है साथियों पंच गौरव। और ये प्रत्येक जिले की है, यानी पंच गौरव प्रत्येक जिले के अलग अलग हैं। पंच गौरव। धन्यवाद। कल हम गणित का और इसका इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वाला वीडियो है वो यहाँ लेके आएंगे। धन्यवाद।